दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मोदी सरकार के 6 ऐसे मेजर डिसीजंस के बारे में बात करेंगे। मोदी सरकार के 6 ऐसे फैसलों के बारे में बात करेंगे जिसने कि इस देश की आम जनता को बहुत परेशान किया 2014 से लेकर के और अभी 2023 तक के 6 ऐसे प्रमुख फैसलों को, बड़े फैसलों को। और सबसे पहले जो अगर हम बात करने स्टार्ट करें तो नोटबंदी को लेकर के आपको याद होगा, भली भांति याद होगा, इस पूरे देश को याद होगा, कोई भूल नहीं सकता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी टेलीविज़न पर रात को आते हैं और ये घोषणा कर देते हैं कि भैया अगले दिन से 12 बजे से इस देश के अंदर 500 और 1000 रुपये के जो नोट हैं वो नहीं चलेंगे। और इसके पीछे जो उद्देश्य बताए थे नरेंद्र मोदी ने वो इतने बड़े लग रहे थे उनके जो भाषण कि इस नोटबंदी के माध्यम से हम काला धन को ख़त्म कर देंगे, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी जो समस्याएं हैं उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, उसकी कमर टूट जाएगी। एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने कहा था कि उसकी कमर टूट जाएगी। और फिर कहा था कि जो नकली नोट जो चलन में होते हैं उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, नकली नोट नहीं चलेगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। ना तो आतंकवाद ख़त्म हुआ, ना इस देश से काला धन ख़त्म हुआ और ना ही नक्सलवाद की कमर टूटी। कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? लाइन में लगने के कारण देश के अंदर सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। इस देश में जब नोटबंदी हुआ था, किसी के घर में शादी थी, किसी के घर में कोई गमी थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। जो पैसे थे वो मार्केट में चलने के लायक नहीं थे। पूरे देश को नरेंद्र मोदी ने एक झटके में लाइन में खड़ा करा दिया। लोग अपने ज़रूरी काम को छोड़ करके बैंकों के लाइन में जा कर के खड़े हो गए। किसको परेशानी हुई? आपने क्या उस लाइन के अंदर किसी उद्योगपति को खड़ा होते हुए देखा? किसी रिच पर्सन को, किसी अमीर को उस लाइन में खड़ा होते हुए देखा? नहीं देखा। लाइन में खड़ा होने वाला आम आदमी था, गरीब था, मजदूर था, जो अपने काम काज को छोड़ करके, अपने नौकरी को छोड़ करके और लाइन में खड़ा हुआ। पूरे देश को परेशानी में डाल दिया नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने। ये नहीं सोचा कि इससे क्या होगा, लोगों को कितना दिक्कत होगा, और उल्टे भाषण देते हैं कि 50 दिन मित्रों, 50 दिन दे दो, और अगर 50 दिन में इसके रिजल्ट नहीं आएंगे तो तुम जिस चौराहे पर कहोगे मैं आकर के खड़ा हो जाऊंगा, तुमको जो सज़ा देना है सज़ा दे देना। लेकिन कहीं नहीं पता चला किस चौराहे पर आए और चले गए। और पूरे देश को इन्होंने एक मुसीबत में झोंक दिया था अपने उस एक वाहियात फैसले से, नोटबंदी का। दूसरा मैं अगर फैसला इनका बात करूं वो था कोविड के टाइम पे लॉकडाउन का। वहाँ भी वैसे ही हुआ, एकदम से अनाउंस कर दिए कि भैया कल से जो है पूरे देश में लॉकडाउन। जो जहाँ था वही फंस गया। जो पैसे वाले लोग थे, जिनके पास साधन था, जो संपन्न थे, वो अपना जैसे तैसे जुगाड़ करके निकल लिए। फंसा था कौन? वहाँ भी आम आदमी, जो गरीब प्रवासी मजदूर जो होता है। पूरे देश ने उस दृश्य देखा है कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पैदल चल करके और अपने अपने घर पहुँचे हैं। उसको कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता है। किसको परेशानी हुई? उद्योगपति को परेशानी हुई? किसी अमीर आदमी को परेशानी हुई? नहीं हुई ना। परेशानी हुई आम आदमी को। ये था इनका दूसरा फैसला लॉकडाउन का। तीसरा जीएसटी को लेकर के, जीएसटी को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि इससे हमारे जो उद्योग क्षेत्र हैं उसमें क्रांति आ जाएगी, टैक्स सिस्टम के अंदर एकदम एक ऐतिहासिक सुधार हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, टाए टाए फिस। राहुल गांधी ने तो इसको गब्बर सिंह टैक्स तक कह दिया था। और किस तरीके से जीएसटी ने टैक्स का जो स्ट्रक्चर था उसको कितना कॉम्प्लेक्स बना दिया। और जो छोटे व्यापारी थे, खास करके जो छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी, एमएसएमई जो सेक्टर के जितने भी चीज़ें हैं, उसको कैसे इस जीएसटी ने ध्वस्त कर दिया। इस चीज़ का जिक्र राहुल गांधी बार बार करते हैं।
कि इस देश के अंदर जो सबसे अधिक जो रोज़गार मिलता है वो MSME के थ्रू मिलता है, छोटे व्यापार और के थ्रू मिलता है, लेकिन GST ने उसको चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये तीसरा इनका सबसे बड़ा फॉल्ट वाला, सबसे बड़ा गलती भरा डिसीजन था। इसके बाद अग्निवीर स्कीम आया। अग्निवीर थोड़ा सा सीक्वेंस हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, ठीक है, लेकिन आप मुद्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अग्निवीर स्कीम लेकर के आए, 50 तरह के इसके फ़ायदे गिनाए देश के युवाओं को कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उस टाइम पर जब अग्निवीर स्कीम आया था, पूरे देश में कितने विद्रोह हुए थे, कितने लोगों ने उपद्रव मचाए थे और कई जगह पर कितनी संपत्ति भी जलाई गई थी, ये सभी ने देखा था। और हाल ही फिलहाल में एक पूर्व सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नारवाड़े, उसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी किया है। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, पूर्व सेना प्रमुख हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, और उन्होंने एक बुक लिखी थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस बुक के अंदर उन्होंने अग्निवीर स्कीम को लेकर के बहुत सारे खुलासे किए थे। जैसे कि अग्निवीर स्कीम जब लाई गई थी तो केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जो कि हमेशा देशभक्ति और राष्ट्रवाद की बात करती है और सेना के जवानों के नाम पर राजनीति करती है, सेना के जो जवान शहीद हो जाते हैं उसके नाम पर नरेंद्र मोदी वोट मांगते हैं, उसी सेना के जवान के लिए जब अग्निवीर के माध्यम से उनकी भर्ती हुई तो केंद्र सरकार का यह कहना था कि इनको सैलरी सिर्फ 20,000 दी जाएगी। लेकिन सेना के अधिकारियों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, तब जाकर उनको सैलरी बढ़ा करके और 30% की गई, 30,000 की गई। तो ये अग्निवीर स्कीम था। आपने भी हाल ही में एक वीडियो देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, राहुल गांधी का जो यूट्यूब चैनल है, आप उसको जा करके दोबारा देखिए कि कुछ जो लड़के हैं, कुछ जो युवा हैं, वो उनसे मिलने के लिए आए थे। आई थिंक नंबर जो 30-40 हो सकता है, और पूरा वो अपना डॉक्यूमेंटेशन लेकर के आए थे और किस तरीके से राहुल गांधी को बता रहे थे कि इस स्कीम की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। आप उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखिए, यूट्यूब का राहुल गांधी का यूट्यूब जो चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तब आपको पता चलेगा किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया है, देश के युवाओं को गुमराह किया है इस स्कीम के नाम पर। इसके बाद मैं बात करूँगा कृषि कानून को लेकर के। याद है किस तरीके से 3 कृषि कानून लेकर के आए थे नरेंद्र मोदी, और क्या क्या बातें करते थे, इससे ये किसानों को ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हुई? नहीं हुई। क्या हुआ? देश के किसान कितने महीने तक आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे, कितने किसान, सैकड़ों किसानों की मृत्यु हो गई, अपने जान गंवा दिया, और फाइनली आकर के नरेंद्र मोदी लच्छेदार भाषा में भाषण देते हैं कि भैया हमने, हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई, हम किसान भाइयों को समझा नहीं पाए और इसीलिए हम इस कानून को वापस लेते हैं। अरे भैया, तुमको दूसरों का जान लेकर के ही तुमको समझ में आता है, उसके पहले समझ में नहीं आता है। ये था काला कानून, कृषि से संबंधित काला कानून। और अब हाल फिलहाल का जो 2 दिन पहले की जो बात है, हिट एंड रन को लेकर के जो कानून लाए हैं कि अगर कोई टक्कर मार करके भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा हो जाएगी, 7 लाख रुपए का उस पर जुर्माना हो जाएगा। और जब ड्राइवरों ने हड़ताल करना शुरू किया, स्ट्राइक करना शुरू किया, तो फिर कैसे कैसे उनके यूनियन से बात करके और उसको सलटाया गया। नहीं तो बहुत पूरे देश को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता, क्योंकि ट्रक चालन बंद हो जाने की वजह से आपके जो दैनिक उपभोग की जो चीज़ें हैं, चाहे वो दूध हो, सब्जी हो, दवाई हो, डीजल, पेट्रोल, तमाम चीज़ें जो हैं उसकी बहुत देश के अंदर किल्लत हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। ये जो सब चीज़ है, इसको, इन सारे चीज़ों को लेकर के मिला करके अगर 1-2 लाइन में अगर कुछ कहा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी जो है कोई भी कानून लाते हैं, है ना, कोई भी प्रोविज़न, कोई भी नियम लाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सोचते नहीं हैं। जो एक पूरा होमवर्क वाली बात होती है कि आप कोई भी लॉ ला रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके पीछे उसके सारे जो पक्ष हैं उसका अध्ययन कीजिए, उसको स्टडी कीजिए, फिर जा कर वो लॉ लाइए। और उस साथ ही जो संसद बना है किस लिए बना है? चर्चा करने के लिए बना है। विपक्ष के लोग किस लिए हैं? वहाँ पर आपको मालूम
हार पहनाने के लिए तो नहीं है, जो बिल्स लेकर के आते हैं उस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर है, हम बहुमत की संख्या में हम कोई भी बिल ला करके पास करा सकते हैं। तो विपक्ष की चर्चा की ज़रूरत ही क्या है? और इसका ताज़ा उदाहरण हिट एंड रन वाला कानून है। आपको पता है कि संसद के अंदर से 140-45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और उसी वक्त में ये कानून लेकर के आए थे गृह मंत्री और इसको पास करा लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर है, हमारे पास संख्या है, तो हम तो पास करा लेंगे, आपको की ज़रूरत ही नहीं है। तो वह किस बात का लोकतंत्र है? जब जहाँ पर चर्चा ही नहीं होगा, जहाँ पर विचार विमर्श ही नहीं होगा किसी चीज़ को लेकर के, तो फिर लोकतंत्र काहे का है? और सबसे जो दयनीय स्थिति है, जो कि राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में जिक्र किया था इस चीज़ को लेकर के, कि अब जब आप कोई कानून बना रहे हैं या कोई भी ऐसा लॉ बना रहे हैं, तो उससे जो प्रभावित होने वाला जो वर्ग है, जो पक्ष है, उसकी आप राय को कितना आप तवज्जो देते हैं। चाहे आपने कृषि कानून लाए, आपने देश के किसान संगठन से बात किया, आप हिट एंड रन लेकर के आए कानून, आपने देश के जो एसोसिएशन है, ट्रक्स चालकों का एसोसिएशन, उससे आपने बात किया? नहीं किया। तो जो प्रभावित वर्ग है उससे विमर्श किए ही, उससे चर्चा किए ही आप फटाक से कानून लेकर के आ जाते हैं, और जब दिक्कत होने लगती है तो आप जो है बैकफायर कर जाते हैं। तो ये चीज़ तो गलत है ना। अब कह रहे हैं कि हम बात करेंगे ट्रक एसोसिएशन से, ट्रक चालकों का जो संघ है, और फिर इस कानून को देखेंगे कि लागू होगा कि नहीं होगा। इतनी बेवकूफ़ी क्यों करनी है भाई? ये चीज़ आपको पहले करनी चाहिए थी, पहले ही आप बातचीत कर लेते, फिर इस चीज़ को लाते तो इतनी मुसीबत ही नहीं होती। तो साइकोलॉजी है ना, सोच ये है कि भैया मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास पावर है, तो मैं जो कहूँगा वो सत्य होगा। मैं क्यों किसी की सुनूं? मैं तो प्रधानमंत्री हूँ। ये जो माइंडसेट है ना, इन सभी समस्याओं का जड़ ये माइंडसेट है। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर ये काम करने का तरीका नहीं है, ऐसे काम नहीं होता है। यहाँ पर लोगों की राय भी समझनी होती है। संसद के अंदर जो विपक्ष के सांसद हैं, जो एमपीज हैं, उनसे विचार विमर्श भी करना होता है, उनके साथ डिस्कशन भी करना होता है, तब जा कर के उसको अंतिम रूप दिया जाता है। लेकिन ये एक होता है ना तानाशाही वाला रवैया, कि तानाशाही वाला माइंडसेट है कि मैं राजा हूँ। प्रधानमंत्री वाला माइंडसेट ही नहीं है, राजा वाला माइंडसेट है कि मैं राजा हूँ तो मैं तो कुछ भी कर लूँगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जनता जो है वो बहुत शक्तिशाली है और उसके शक्ति के आगे आप कुछ नहीं है। अगर आपको कुर्सी पर बैठाया गया है जनता के द्वारा, तो वही जनता आपको कुर्सी से नीचे उतार भी सकती है। शायद इस सच्चाई से नरेंद्र मोदी वाकिफ़ नहीं है, इसीलिए इस तरह की उटपटांग हरकत करते हैं। फिलहाल आप जो है क्या सोचते हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर के, वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पेज पे, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।